नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। दक्षिण एशिया के कई नेताओं ने सार्क को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। नई दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों के स्तर की 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित हुई। EAC-PM के एक वर्किंग पेपर के अनुसार 1947 के बाद से खाद्य पर औसत घरेलू व्यय आधा हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी के लिए नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए या फिर से उभरते रोग जनकों की उत्पत्ति को समझने के लिए पहला वैश्विक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। ये पहल सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही ये समग्र समाज और समग्र सरकार दृष्टिकोण से भी प्रेरित है। इस कार्यक्रम के चलते रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बढ़ाने और लंबे समय तक पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में लगभग 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाया जा रहा है। ये पहल फिलहाल चल रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के अनुरूप है। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका की बात की जाए तो स्थानीय समुदाय जल स्रोतों, उपभोग पैटर्न और पर्यावरणीय गतिशीलता के बारे में अमूल्य स्थानीय ज्ञान और इंसाइट्स साझा करते हैं, जैसे नागालैंड की जाबो जल संरक्षण विधि आदि। इसके साथ ही वे पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने में मदद करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु ने सामुदायिक भागीदारी की मदद से तालाबों या टैंकों के निर्माण और रखरखाव की सदियों पुरानी प्रथा कुडिमार मतु को पुनर्जीवित किया है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से तलछट हटाने और फीडर चैनलों के माध्यम से जल स्रोतों का कायाकल्प और पुनरुद्धार किया जा सकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में नीरू चुट्टू कार्यक्रम। सामुदायिक भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि जल प्रबंधन रणनीतियां समावेशी हो, जो विविध सामाजिक आर्थिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती हो, जैसे लद्दाख में जिंग नामक छोटे टैंक जो पिघलते ग्लेशियर के पानी को इकट्ठा करते हैं। स्थानीय समुदाय जल दक्ष प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में जल जीवन हरियाली पद्धति। प्रधानमंत्री ने देश में भविष्य के लिए जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकिल के मंत्र को अपनाने पर जोर भी दिया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जल संरक्षण केवल एक नीति नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास और एक गुण भी है। साथ ही जल संरक्षण केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि ये सोशल कमिटमेंट से भी जुड़ा है। इसी के साथ खबर के आखिर में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी हेतु शुरू की गई अन्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है अटल भूजल योजना। ये योजना समुदायों के नेतृत्व वाले टिकाऊ भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करती है। दूसरी पहल है जल जीवन मिशन। ये मिशन पानी समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये समितियां ग्रामीण घरों में जल संग्रह और उपयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाती हैं। तीसरी पहल का नाम है एक पेड़ मां के नाम। ये पहल समुदायों को वनीकरण के माध्यम से भूजल पुनर्पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। और चौथी पहल है नमामि गंगे पहल। ये पहल नागरिकों के लिए एक भावनात्मक संकल्प बन गई है। इसके प्रभाव में लोगों ने नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। दक्षिण एशिया के कई नेताओं ने सार्क को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। पिछला सार्क द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन 2014 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी नेपाल ने की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में आयोजित होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन को भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की जानी थी। खबर की शुरुआत में सार्क की विफलता के कारणों को समझ लेते हैं। पहला है पाकिस्तान कारक। भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC पर चीन के साथ सहयोग करना, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना आदि। इसके बाद है बिग ब्रदर की धारणा।
सार्क के अन्य सदस्य देशों को सार्क के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत के आधिपत्य का भय रहता है। और अंत में है संरचनात्मक मुद्दे। सार्क के संरचनात्मक ढांचे में द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही इसमें विवादों का समाधान करने या संघर्षों में मध्यस्थता करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इसके कारण निर्णय लेने में देरी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं आखिर सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है साझा चुनौतियों का समाधान करना। प्रमुख साझा चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी आदि प्रमुख है। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया जलवायु आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। साथ ही यहाँ सापेक्षिक गरीबी में रहने वाली दुनिया की बड़ी आबादी भी निवास करती है। अगला कारण है व्यापक अप्रयुक्त अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्षमता। दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र के कुल व्यापार में अंतर क्षेत्रीय व्यापार की हिस्सेदारी केवल 5% है, जबकि आसियान के मामले में यह 25% है। पिछली सफलताओं की बात करें तो इनमें दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, सार्क विकास कोष का गठन, कृषि, ऊर्जा आदि पर सार्क क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत दक्षिण एशिया उपग्रह के प्रक्षेपण, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी पहलों के जरिए एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के रूप में सार्क का समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत बिम्स्टेक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी सहित अन्य अंतर क्षेत्रीय सहयोग पहलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। खबर के अंत में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के जरिए की गई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में त्वरित सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के जरिए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों के स्तर की 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में सामूहिक सैन्य अभ्यास पर चर्चा हुई। साथ ही यह भारत मालदीव संबंधों में आए हालिया तनाव के बाद पहली रक्षा वार्ता भी थी। मालदीव के राष्ट्रपति के इंडिया आउट अभियान के चलते भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से भारत वापस आना पड़ा और मालदीव द्वारा चीन समर्थक नीतियां भी अपनाई गई हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव की हालिया यात्रा और मालदीव के राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों में घनिष्ठता को दर्शाते हैं। मालदीव के लिए भारत के महत्व को देखा जाए तो भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है। मालदीव में संकट के समय भारत मदद करने में भी सबसे आगे रहा है। जल संकट के दौरान 2014 में ऑपरेशन नीर, कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। मालदीव पर्यटक आगंतुकों के मामले में फिर से भारत को शीर्ष 3 पर्यटन बाजारों में बरकरार रखना चाहता है। साथ ही पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में मालदीव में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। अब इसी के साथ भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है, इसे भी समझते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी NFP, मालदीव भारत की NFP विजन सागर, ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता आदि के लिए काफी महत्व रखता है। रणनीतिक अवस्थिति देखी जाए तो ये हिंद महासागर के प्रमुख चेक पॉइंट्स अदन की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच स्थित है। मालदीव आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसे समुद्री खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में ये उपयोगी भी है। इसी के साथ खबर के आखिर में मालदीव के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत उथुरू थिलाफलू
यूटीएफ एटोल पर एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। भारत ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं HICDPs के लिए अनुदान प्रदान किया है। भारत द्वारा विकसित की जा रही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है और दोनों देशों के मध्य ओपन स्काई एग्रीमेंट है। साथ ही पर्यटन, चिकित्सा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक वर्किंग पेपर के अनुसार 1947 के बाद से खाद्य पर औसत घरेलू पारिवारिक व्यय आधा हो गया है। यह तथ्य प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत के खाद्य उपभोग में परिवर्तन और नीतिगत निहितार्थ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2011-12 का एक व्यापक विश्लेषण शीर्षक वाले एक वर्किंग पेपर में उजागर किया है। खबर की शुरुआत में वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है क्षेत्रीय भिन्नताएं। पूरे देश में घरेलू व्यय में वृद्धि हुई है। हालांकि इस व्यय की सीमा राज्य और क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए 2011-12 और 2022-23 के बीच पश्चिम बंगाल में 151% और तमिलनाडु में 214% की वृद्धि देखी गई थी। अगला बिंदु है ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र में व्यय। आपको बता दें कि ग्रामीण परिवारों द्वारा उपभोग व्यय में वृद्धि शहरी परिवारों की तुलना में अधिक थी। इसके बाद है पोषक तत्व और आहार विविधता। अनाज आधारित खाद्य उपभोग से ऐसे आहार की ओर बदलाव हुआ है जिसमें फल, दूध व दूध संबंधी उत्पाद, अंडे, मछली एवं मांस शामिल है। इसके अलावा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सभी आय समूहों में रेडी टू ईट और पैकेज्ड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च में वृद्धि हुई है। हालांकि यह शीर्ष 20% परिवारों में सबसे अधिक है और शहरी क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित है। खबर के अंत में बदलते उपभोग पैटर्न के कारण नीतिगत निहितार्थ के बारे में समझ लेते हैं। सरकार को विविध खाद्य पदार्थों, मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और पशु स्रोत आधारित खाद्य पदार्थों आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में भिन्नता के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने वाली नीति को अच्छी तरह से लक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कृषि संबंधी नीतियों में अनाज के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अनाज की खपत कम हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जैसे समर्थनकारी उपाय जो अनाज संबंधी फसलों को लक्षित करते हैं, किसानों को केवल सीमित लाभ प्रदान करेंगे। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB MDR TB के लिए नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी। यह नई उपचार पद्धति 4 दवाओं यथा बेडाक्विलाइन, प्रिटोमिनेट, लाइनजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सासिन से युक्त नई B-PALM चिकित्सा पद्धति है। ये पिछली पद्धतियों की तुलना में एक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार का विकल्प साबित हुई है। इससे पहले प्रिटोमिनेट को भारत में उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सिड्सको द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है। इससे टीबी के उपचार की अवधि 20 महीने से घटकर 6 महीने हो गई है। B-PALM चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस चिकित्सा पद्धति की मदद से 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में देश की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ टीबी के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। इससे सबसे पहले फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये रोग बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैसिली कैलमेट ग्यूरिन BCG का टीका टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में 25.52 लाख टीबी के मरीज थे। ऐसे में टीबी उन्मूलन के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना भी जरूरी है। लोग इस बीमारी को सामाजिक कलंक मानते हैं, इस कारण इसे प्रकट करने से बचते हैं। इससे इसके निदान में देरी होती है। इसके उपचार की लागत अधिक है। इसके साथ HIV, मधुमेह आदि रोग होने की संभावना भी रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी का अभाव है। इस ओर उठाए गए अन्य कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसके तहत रोगी को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है निक्षय मित्र।
इसके तहत टीबी का उपचार करा रहे रोगी को अतिरिक्त डायग्नोस्टिक्स, पोषण और सहायता प्रदान की जाती है। और तीसरा है निक्षय पोषण योजना। इसके तहत टीबी के रोगियों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी 3 प्रकार की होती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी XDR टीबी और टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी TDR टीबी। MDR टीबी में बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाइज्ड और रिफैम्पिसिन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। XDR टीबी में बैक्टीरिया आइसोनाइज्ड, रिफैम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोलोन और 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन दवाओं एमिकासिन, कैनामाइसिन या कैप्रोमाइसिन में से किसी एक के प्रति रेजिस्टेंट होता है। TDR टीबी में बैक्टीरिया सभी फर्स्ट और सेकेंड लाइन टीबी दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए या फिर से उभरते रोग जनकों की उत्पत्ति को समझने के लिए पहला वैश्विक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। सबसे पहले नए या फिर से उभरते रोग जनकों की उत्पत्ति को समझने के लिए पहले वैश्विक फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसका विकास SAGO यानी नए रोग जनकों की उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह ने किया है। गौरतलब है कि SAGO को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 में स्थापित किया था। यह विश्व के स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समूह है। इसके मुख्य सिद्धांत की बात करें तो यह फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम यानी IHR और वन हेल्थ दृष्टिकोण के अनुरूप है। आपको बता दें कि IHR को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 में अपनाया था। यह किसी रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के लिए लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसके साथ ही वन हेल्थ एक एकीकृत व समेकित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य लोगों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित व अनुकूलित करना है। आइए अब इस फ्रेमवर्क का महत्व क्या है ये समझ लेते हैं। यह फ्रेमवर्क ज्ञात रोग जनकों और एपिडेमिक व पेंडेमिक क्षमता वाले नए रोग जनकों के उद्भव के बढ़ते जोखिम को कम करने में मदद करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए रोग जनकों की उत्पत्ति की समय पर एवं व्यापक जांच महत्वपूर्ण है। इस जांच के माध्यम से प्रयोगशाला में जैव संरक्षा और जैव सुरक्षा से संबंधित विफलता या दुर्घटना के चलते रोग जनकों के उद्भव की संभावना की पुष्टि की जा सकती है या उसे रोका भी जा सकता है। इसके अलावा WHO के अनुसार यदि यह फ्रेमवर्क कोविड-19 के दौरान अस्तित्व में होता तो इसकी उत्पत्ति का पता लगाना कम विवादास्पद और अधिक सफल होता। यह फ्रेमवर्क 6 तकनीकी तत्वों के लिए वैज्ञानिक जांच रेखांकित करता है और ये 6 तकनीकी तत्व हैं। प्रथम, पहचाने गए मामलों या संकुलों या प्रकोपों की शीघ्र जांच, महामारी विज्ञान को समझने के लिए मानव अध्ययन, संभावित पशु स्रोतों की पहचान के लिए मानव या पशु इंटरफेस अध्ययन, संक्रमण के कीट वाहकों या अन्य स्रोतों की पहचान के लिए अध्ययन, अग्रगामी उपभेदों यानी स्ट्रेन्स व जीनोमिक विशेषताओं की पहचान के लिए जीनोमिक्स और फाइलोजेनेटिक्स अध्ययन। यदि किसी शोध संबंधी गतिविधि के दौरान कोई उल्लंघन हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप पहला मामला सामने आया है तो जैव संरक्षा और जैव सुरक्षा अध्ययन। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ और आज इस खास सेगमेंट में बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ये एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था। ये 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। 5 सितंबर 1962 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने शिक्षा की नैतिक और नीतिपरक भूमिका पर जोर दिया और माना कि शिक्षक राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन, उपनिषदों का दर्शन आदि पुस्तकें शामिल हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न, 1961 में जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हम उनसे नेतृत्व, दृढ़ता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। ये पुनर्विचार सामूहिक रूप से कोलेजियम को करना होगा। भारत के विदेश मंत्री ने CII इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि IMEC ग्लोबल कनेक्टिविटी की आधारशिला होगी। इसकी घोषणा भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ना है। अगस्त 2024 में वर्ल्ड फूड कमोडिटी की कीमतों में बेंचमार्क में मामूली गिरावट आई है। इसे 1996 में वैश्विक कृषि जींस बाजारों में विकास की निगरानी में मदद करने हेतु एक पब्लिक गुड के रूप में शुरू किया गया था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने 9 हवाई अड्डों के लिए DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। ये फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित एक डिजिटल पहल है। इसके तहत हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, संपर्क रहित और कागज रहित बोर्डिंग के साथ आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान की जाती है। पूरे भारत में 8 नए निधि ITBIs का उद्घाटन किया गया। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 2016 में शुरू किया था। ये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विचारों और नवाचारों को सफल स्टार्टअप्स के रूप में विकसित करना है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित किया गया था। इस कार्यक्रम को 1980 के दशक में रक्षा एवं अनुसंधान संगठन ने शुरू किया था। रात्रिकालीन प्रकाश प्रदूषण से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। प्रकाश प्रदूषण बाहरी कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक या अनुचित उपयोग है। प्रकाश प्रदूषण से तारों और अन्य खगोलीय पिंडों को देखने की हमारी क्षमता, मानव स्वास्थ्य तथा वन्य जीवों के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेविसियोर की बाल चिकित्सा यानी बच्चों के लिए खुराक लॉन्च की। ये यकृत की सूजन संबंधी एक रोग है। ये संक्रामक वायरस के साथ साथ गैर संक्रामक अभिकारकों द्वारा भी होता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।